श्लोकी धर्मादेश यदा सृष्टं जगत् सर्वं तदा लोकपितामहः चतुर्वेद संघं शरणं गच्छामि। दिवस के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सर्वप्रथम यहाँ मंच पर गायिका रानी यादव को यहाँ पर मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। तालियों से उनका स्वागत कीजिए। उनका गीत है विकास के नाम पर तू कर रहे हो विनाश। मैं रानी यादव इस पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर एक गीत की प्रस्तुति देने जा रही हूँ। तेज चल दिए राहों पे अपनी, पाने उन्नति के शिखर। तेज चल दिए राहों पे अपनी, पाने उन्नति के शिखर। भूल गए हम क्या कर रहे हैं, अंजाम से है बेखबर। भूल गए हम क्या कर रहे हैं, अंजाम से है बेखबर। विकास के नाम पे क्यों कर रहे विनाश, दिशा दिशा है हताश, गगन है क्यों उदास। आज ही संकल्प ले करे नया सृजन, मिटा देंगे निराशा को जहां को कर रोशन। तेज चल दिए राहों पे अपनी, पाने उन्नति के शिखर। मैली पावन प्यासी नदियों की सुनो करुण पुकार। सुधरे नहीं जो आज हम तो मचेगा फिर हाहाकार। पेड़ों की तुम रक्षा करो, हर प्राणी की दरकार। हजारों पेड़ लगाओ, खुद ही खुश रहना चाहते हो गए। विकास के नाम पे क्यों कर रहे विनाश, विकास के नाम पे क्यों कर रहे विनाश। दिशा दिशा है हताश, गगन है क्यों उदास। आज ही संकल्प ले करे नया सृजन, मिटा देंगे निराशा को जहां को कर रोशन। तेज चल दिए राहों पे अपनी, पाने उन्नति के शिखर। देश की प्रगति की खातिर जंगल को किया वीरान। अपने सपनों का महल सजाने किया ढरा रेगिस्तान। दूषित किया 5 तत्वों को जिनसे ये देह मकान। उसी प्रकृति के तांडव से जग बन रहा शमशान। संतुलन अब लाना है तो प्रकृति का करे आदर। विकास के नाम पर क्यों कर रहे विनाश, दिशा दिशा है हताश, गगन है क्यों उदास। आज ही संकल्प ले करे नया सृजन, मिटा देंगे निराशा को जहां को कर रोशन। तेज चल दिए राहों पे अपनी, तेज चल दिए राहों पे अपनी, तेज चल दिए राहों पे अपनी, पाने उन्नति के शिखर। भूल गए हम क्या कर रहे हैं, अंजाम से है बेखबर। धन्यवाद। आज जो मैं बात करने वाला हूँ सभी के समक्ष वो कुछ ऐसी है जिससे हम सभी परिचित पहले से ही हैं, पर फिर भी आप सभी को ये सुन के एक बहुत अच्छा लगेगा कि हम एक कोई भी चीज़ कभी भी पूर्ण होती है, कोई भी चीज़ कोई भी काम कैसा भी किसी भी वक्त नहीं बनती, उसके पीछे बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मिला करके वो काम बनता है। उदाहरण हेतु मैं आपको बता सकता हूँ, मान लीजिए कोई चीज़ इस
हमने कुछ भी बनाया, कुछ भी घटना घटी, वो घटना घटने के पीछे केवल वो बड़े चीज़ों का हाथ नहीं था उसमें, वो छोटी छोटी चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों के सहयोग से वो परिस्थिति बनी और उस परिस्थिति की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि वो घटना घट गई। एक उदाहरण के तौर पर आपको मैं सभी को बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति थे, वो व्यक्ति बहुत ही साधारण थे, अच्छे थे, सीधे साधे थे। उन्होंने वो क्या करते थे कि अगर आपको बोलूँ मैं कि एक ऐसा सीधा साधारण व्यक्ति, इसकी वजह से, उस व्यक्ति की वजह से आने वाले 5 दिन के अंदर सामने के 3 घर ब्लास्ट हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि वो साधारण व्यक्ति की वजह से ऐसा कैसे हुआ, और इसके पीछे कारण थे। हर एक चीज़ परिस्थिति अनुसार एक ऐसे फाइनल स्टेप पे पहुंच जाती है क्योंकि बहुत अलग होता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट से। वो आदमी रोज चिड़िया को दाना देता था, उसके घर पे चींटियाँ भी रहती थी, चींटियाँ उसको काटती थी। उस आदमी ने चींटियों को भगाने के लिए चींटी मारने वाली दवा लाई। हल्की सी चींटी मारने वाली दवा चिड़िया के खाने में गिर गई। थोड़े समय बाद चिड़िया आई, चिड़िया ने उस खाने को खाया, चिड़िया का संतुलन बिगड़ा, चिड़िया दूर जाके मर गई। चिड़िया दूर जाके मरने के बाद में एक बड़ी चिड़िया आई, उस बड़ी चिड़िया ने उस छोटी चिड़िया को खाया। वो जैसी बड़ी चिड़िया उड़ी, उस बड़ी चिड़िया के उड़ने के बाद में वहाँ से एयरप्लेन जा रहा था, वो बड़ी चिड़िया का संतुलन बिगड़ा, वो एयरप्लेन के थ्रस्टर में गिरी, एयरप्लेन का क्रैश हुआ। आने वाले 3 जो आगे वाले घर थे, आने वाले 5 दिन के अंदर वो अब नहीं रहे, एयरप्लेन उस पर गिर गया। हर एक सिचुएशन बहुत छोटी छोटी एक बहुत बड़े काम तक पहुंचने के लिए सहयोग देती है। एक जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, इस चीज़ को कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट बहुत ही साधारण सा इफेक्ट है पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे आज जो मैं आप सभी के सामने बोल रहा हूँ, मेरे विचारों को आपको बता रहा हूँ, ये विचार आपके मन में कई सारा चेंज लेके आएंगे। एग्जाम्पल, अगर आप अग्निहोत्र से नहीं जुड़ते तो आप आज यहाँ पे नहीं होते, आज पता नहीं आप कहाँ होते। हर एक चीज़ जो छोटी घटना घटती है वो अपने जीवन की जो अंत होता है वो कैसा होगा उस छोटी घटना पे डिपेंड होता है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आप यही ले सकते हैं कि अगर एक छोटा सवाल, एक छोटा ख्याल आपके दिमाग में नहीं आता, आपने तो आपके पिताजी या फिर उनसे पहले कि वो अग्निहोत्र से जुड़े, अग्निहोत्र के माधव आश्रम से जुड़े या फिर इस कार्यक्रम में आने तक के लिए ऐसा अग्निहोत्र से जुड़े, तो वो नहीं जुड़ते, ये ख्याल नहीं आता, तो आज आप यहाँ पर बैठे हुए नहीं होते। आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं वो केवल एक छोटे ख्याल की वजह से था। इसलिए कोई भी चीज़ जब पूरी होती है उसके पीछे बहुत छोटे छोटे चीज़ों से वो बनती है, उसके पीछे बहुत छोटे छोटे हाथ होते हैं। इसी को बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। सुनने में ये बहुत ही अच्छा लगेगा आप सभी को, मैं जान सकता हूँ, उम्मीद है आप सभी को समझ आ रहा होगा जो मैं कह रहा हूँ कि ये कोई भी चीज़, आज जो आपको मैं बोल रहा हूँ, आज जो भी मेरे शब्द हैं आपके पास जा रहे हैं, इनका प्रभाव आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में होगा। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी मोमेंट में आप इसको दोबारा याद करेंगे। तो अगर इस चीज़ को आप दोबारा याद करेंगे तो आपके मन में यही चीज़ आएगी कि क्या ये छोटी छोटी चीज़ों से बन के हम एक बड़े परिणाम तक पहुँचते हैं। अपने जीवन की सफलता के लिए भी कई छोटी छोटी विचार और कई छोटे छोटे ख्याल का हाथ होता है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे नहीं होते, उस समय पर नहीं होते, तो आज आप उस स्थिति पर नहीं पहुँचते जिस स्थिति पर आज हैं। और ऐसे ही अगर हमें इस पर्यावरण को बचाना है तो एक साथ मिलके बड़ा सा, मान लीजिए एक आदमी ने सोचा मुझे कुछ करना है, 1000 पेड़ लगा दिए उसने, एक छोटी ज़मीन पे जो उसी की थी उसने 1000 पेड़ लगा दिए, 5 पानी रखे। आज अगर मैं अभी आप सभी को बोलता हूँ कि छोटे छोटे कार्य करने से हम बड़े नतीजे पर पहुँचते हैं, तो अगर आप सभी एक पेड़ लगाएंगे, आपको देख के, मान लीजिए आपके देख के आपने एक आदमी को और बताया, वो भी एक आदमी, वो एक और आदमी को बताया, 3 तक ये अपन देते, 3 से आगे नहीं जाएंगे। पर अगर ये सभी एक पेड़ लगाएंगे तो 1000 पेड़ पे एक माली नहीं होगा, 1000 पेड़ पे 5 माली भी नहीं होंगे, 1000 पेड़ पे 1000 पेड़ पे हज़ारों माली होंगे। आपका पेड़, आप उसके माली, आप उसकी देखरेख करेंगे, पेड़ बहुत अच्छे से बड़ा होगा और इस पूरे प्रकृति के लिए वो एक बहुत बड़ा चेंज ला सकने की क्षमता रखेगा। जैसे ही हर एक कोई भी काम को पूर्ण करने के लिए कभी भी एक बड़ी लहर का इसमें हाथ नहीं होता है। हम सभी मिलके उस चीज़ तक हमारे जो ख्याल होते हैं उस करते हैं, उसी की वजह से वो चीज़ पूर्ण हो पाती है। अगर आपको मैं
और अच्छे से एग्जाम्पल दूँ तो वो कुछ ऐसे होंगे कि अगर आप अभी यहाँ पे जो भी सोचेंगे, जो भी आपके मन में ख्याल आएगा, वो आपके कल का दिन कैसा होगा उस पर भी, उस ख्यालों पे डिपेंड होता है। वो आज आप जो भी सोचेंगे, आज आप जो भी करेंगे, उस पर ही आपका कल डिपेंड होगा। कल मतलब केवल कल, अपन सालों आगे की बात नहीं कर रहे। और जो कल आप सोचेंगे उस पर से आपका परसों डिपेंड होगा। इसलिए अगर हम आज से ही, अभी से ही एक अच्छे ख्याल लाते हैं अपने जीवन में और कुछ अच्छा सोचते हैं और कुछ अच्छा करने की तैयारी रखते हैं, तो उसकी वजह से आपका अगला दिन उतना ही अच्छा जाएगा और नए ख्याल आते रहेंगे। आपका सोचने का दायरा बढ़ेगा और उस सोचने के दायरे को बढ़ने की वजह से आप बहुत अच्छा और बहुत प्रगति कर सकते हैं अपने जीवन में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर विशेष अतिथि यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे मैं नीतीश गंगवार जी को और मनोज गुप्ता जी को और नरेंद्र को अगर बैठेंगे तो उनको मैं यहाँ पे फ्रंट में बैठने को कहूँगा, क्योंकि जल्दी उनके अतिथियों के स्वागत के लिए उनको यहाँ बुलाएंगे। जैसे मनुष्य के बारे में कहते हैं कि छोटे छोटे आदमी को मिलकर एक बहुत बड़ा यज्ञ बनता है, उस तरह से आपके लिए किए गए छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बड़े प्रयासों को रूप लेते हैं। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में केवल एक पेड़ को लगाता है, अपने बर्थडे पर केवल एक पेड़ को लगाता है, तो उसके जन्मदिन पर लगाया हुआ वो एक पेड़ उसके 70 साल की उम्र तक पहुँचते वो 70 पेड़ लगा चुका होगा। ऐसे आपके मोहल्ले में, आपके घर के आसपास में रहने वाले लोगों ने मेरी प्रतिज्ञा ले ली कि हम सब अपने जीवन में केवल एक पेड़ लगाएंगे अपने बर्थडे पर या कोई खास मौके पर, तो उसके द्वारा लगाए हुए हज़ारों पेड़, हजार पेड़ से खड़े हो जाएंगे, जो इस प्रकृति को फिर से नया बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे और फिर से नया नवजीवन देंगे। जैसे हम जानते हैं कि एक मनुष्य को एक दिन में 21,000 रुपये की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन वो लेता है। और हमें प्रयास जो विनय जी ने बोला वो उससे सहमत हूँ मैं कि छोटे छोटे प्रयास लोगों को करने चाहिए। छोटा प्रयास करो, उसको फिर पानी दो। पेड़ आप एक लगाते हैं तो उसको पानी देना, उसको बड़ा करना, उसको हर मौसम से बचाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। इस तरह हमने अगर बहुत सारे पेड़ खड़े कर दिए तो हमारे द्वारा प्रकृति को दिया गया अनमोल उपहार होगा। की कोशिश में तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे वक्त ही नहीं दे पा रहे हैं हम, तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे वक्त ही नहीं दे पा रहे हैं हम, माफ़ करना है ज़िंदगी तुझे जी नहीं पा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन हम जो अभ्युत्तर आचरण करता है वो उसका जीवन आज बेहतर है। जो अभ्युत्तर नहीं कर रहे हैं, जो पर्यावरण के प्रति अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं, उनका जीवन क्या कहें बेहतर हो है ऐसा उनको लगता है, पर शायद उनका जीवन उतना बेहतर तरीके से नहीं चल रहा है। तो आज के समय में हमको जिस तरह से अग्निहोत्र के ऊपर काम करने की जरूरत है, उस तरह से हमको अपने जीवन में बहुत सारे अन्य बदलाव लाने की जरूरत है और समय के अनुसार हमको अपने आप को बदलने की जरूरत है। आज के समय ये धरती बुआ कर कह रही है कि मेरे लिए कुछ करो। आज के समय में हमें हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का संरक्षण करना होगा, पेड़ों का संरक्षण करना होगा, पानी का संरक्षण करना होगा। पानी के संरक्षण के लिए हमको अपने घर से शुरुआत करनी होगी। हर चीज़ की शुरुआत अपने घर से है। अपने घर से इस चीज़ की शुरुआत कीजिए कि हम अपने जीवन में कितना हमें पानी लगता है, तो कैलकुलेशन अगर करेंगे तो कई गैलन पानी हमको महीने में लग जाता है। इस तरह से हम अगर पानी की बचत करते हैं तो कितने लीटर पानी हम अपने जीवन में उठा लेते हैं। हमको जीवन जीने का उद्देश्य में बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। खुद जीना है और खुद जीने के साथ साथ दूसरे के लिए जीवन को तैयार करना है। जीवन खुद भी जीना है और जीवन बांटना ही है। इससे जीवन जीने का नाम अग्निहोत्र जी है, पर जीवन जीने का नाम एक और है कि जीवन के साथ साथ हम लोग और किन पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं। उन सब पहलुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। अपने घर से इस पर शुरुआत करनी चाहिए। खुद भी ध्यान दें, खुद दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करें। बहुत छोटे छोटे काम हैं, बहुत छोटे काम हैं। आप किसी के बर्थडे पर एक पेड़ गिफ्ट कीजिए, आप किसी के बर्थडे पर आपको जैसी चीज़ गिफ्ट कीजिए जो प्रकृति सुंदर सम्मिलित हो। बहुत सारे करने के प्रकृति में काम है। तो इन कामों को लेकर, हम छोटे छोटे कामों को लेकर तो बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन हम सोचेंगे कि बड़े काम करें हम लोग, तो करना हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। स्वागत कीजिए धारा यादव एक कविता प्रस्तुत करेंगी। क्यों ना सहेज कर रख लें हम प्रकृति के आने वाले को। मेरा नाम धारा यादव है। मैं इस पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्यों न सहेज कर रख ले इस प्रकृति
प्रकृति के आंसू हम पोंछ सकते हैं। एक वक्त बाद इस प्रकृति के सारे आंसू सूख जाएंगे, पर आंसू होंगे हमारी आंखों में, जिन्हें चाह कर भी हम पोंछ नहीं पाएंगे। हम पुकारेंगे प्रकृति को अपनी मदद के लिए, लेकिन खामोश पड़ी बस यूं ही देखती रह जाएगी। धन्यवाद। और जैसा कि विवेक जी कह रहे थे कि हम एक बहुत बड़ा काम करते हैं पर्यावरण के लिए ही, जो सवेरे शाम सूर्योदय सूर्यास्त पर हमारे घर में अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र से वातावरण शुद्ध होता है और बहुत कुछ होता है। आप सब लोग अग्निहोत्र करने वाले हैं तो जानते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन हम अग्निहोत्र करके अपने वातावरण में लाते हैं। जो सूर्योदय सूर्यास्त का अग्निहोत्र हमारे द्वारा संपन्न होता है घर में। पर फिर भी जैसे विवेक जी कह रहे थे कि बहुत बाकी की बातों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, इसके प्रति भी जागरूक होना चाहिए जिनका संबंध पर्यावरण से है। जैसे वृक्ष लगाना है, पानी का सहेजना है, पानी का उपयोग संभल के करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम अपने किचन गार्डन पर लगाते हैं तो उसमें भी कीटनाशक दवाओं का उपयोग न करें। जो भी विनय जी ने कहा कि एक चीटी के मरने से एक प्लेन तक का क्रैश हो सकता है, इतना छोटा एक परिणाम उसका हो सकता है कि किचन गार्डन में आप दवा डालें तो पता नहीं कहाँ पर उसका जाके परिणाम होता है। तो इस तरह के काम जो हमारे हाथ से पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए होते हैं या हमारे से हो जाते हैं ऐसे काम जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है, तो जो कि एक तरफ हम पर्यावरण शुद्धि के लिए काम कर रहे हैं तो दूसरा ऐसा कोई काम न करें जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित हो। तो आज का विषय जानबूझ करके सिर्फ पर्यावरण तथा अग्निहोत्र से हम परिचित हैं, अग्निहोत्र को अच्छे से जानते हैं, कर रहे हैं। और अग्निहोत्र की तो जो मूल साहब ने सिद्धांत बताया वो यही है कि घर घर अग्निहोत्र होना चाहिए। अगर घर घर अग्निहोत्र होता है तो अपने आप सारा पर्यावरण शुद्ध होता है। तो अग्निहोत्र को तो जितना ज़्यादा हम फैलाएं, अग्निहोत्र को जितने घरों तक हम पहुंचा सकते हो उतना पहुंचाने का हमारा प्रयत्न होना चाहिए। उसके साथ हमें इन बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि कोई भी मतलब कहीं पर भी अगर हम हैं, हम अग्निहोत्र की बात करते हैं तो उसके बाद का जो भी हमारा व्यवहार है पहले का और बाद का, वहाँ किसी को हम पर उंगली उठाने का मौका न मिले कि एक तरफ तो पर्यावरण की बात करते हैं, एक तरफ में पन्नियाँ इधर उधर डालते हैं या कचरा फैलाते हैं या इस तरह की चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो हमें अपने रोज के व्यवहारिक जीवन में भी ये परिवर्तन लाने का प्रयत्न करना चाहिए। पर्यावरण तो काफ़ी लंबा समय हो गया। 92 में सिंहस्थ मेले में अपना स्टॉल लगा था, वहाँ पर आप तब मंडला में पोस्टेड थे और वहाँ जो बाबा लोगों के बहुत सारे हाथी थे, उन हाथियों के देखभाल की जिम्मेदारी आपके पास थी। इनको अग्निहोत्र अच्छा लगा तो रोज आते थे स्टॉल पर, रोज शाम का अग्निहोत्र स्टॉल पर आकर अटेंड करते थे और उसके बाद उन्होंने फिर अग्निहोत्र शुरू किया जो कायम रखा। तो अग्निहोत्र ये हमारा मुख्य विषय है। हम जानते हैं कि अग्निहोत्र बहुत हमारी मतलब हमारे पास एक ऐसा साधन है, अपन ऐसा कह सकते हैं कि झाड़ू है हमारे पास सारा कचरा झाड़ने के लिए। पर ये होता है कि जैसे आपने कमरा झाड़ के साफ किया और फिर उसके बाद तो जब वहाँ कोई कचरा करता है तो आपको कैसा लगता है? झाड़ने वाला दूसरे को डटाई करता है कि नहीं करता है हर घर में? कि अभी तो मैंने झाड़ा था और तुमने ये कर दिया। तो दूसरा काम भी है, एक तो झाड़ना है, साफ करना है, दूसरा यह है कि कचरा होने नहीं देना है। ये जो अभी पहले सारे वक्ता बोले उनका कहना यही है कि वो कचरे को समेटने में भी हमारा योगदान होना चाहिए। अभी आपने दुबे जी ने वृक्षों के बारे में बताया, तो सही है कि वृक्षों को जितना भी हम पेड़ पौधे लगाएं अच्छा है। और ये हम लोगों का सबका अनुभव है कि अग्निहोत्र वातावरण में पौधे बहुत अच्छे पनपते हैं, न हमें उनको खाद देना पड़ता है, रासायनिक खाद नहीं देना पड़ता, हमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अग्निहोत्र वातावरण पौधों के लिए भी जरूरी है। अग्निहोत्र वातावरण केवल हमारे लिए जरूरी नहीं है,
जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति जगत है, इन सबको वातावरण चाहिए। वो कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए करना हमें को है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अग्निहोत्र में हमारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों साध्य होता है। स्वार्थ इसलिए कि हमारे जीवन में अग्निहोत्र से बहुत सारा परिवर्तन आता है और हमारे लिए बहुत कुछ अनुकूल वातावरण बन जाता है। और परमार्थ इसलिए कि जो पशु पक्षी पेड़ पौधे इस वातावरण को चाह रहे हैं पर प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उनके लिए हम ये सारा वातावरण तैयार करके देते हैं। तो ये हमारे हाथ से परमार्थ का काम भी होता है। ऐसी चीज़ है जिसमें दोनों हमारे दोनों स्वार्थ पूरे होते हैं। स्वार्थ भी, परमार्थ भी स्वार्थ ही है कि हम आत्म उन्नति करें, तो वो अपने अग्निहोत्र से साध्य होता है। एक छोटी सी कृति हमारे पूरे जीवन को और हमारे पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। तो अग्निहोत्र तो हमें करना ही करना है। अग्निहोत्र का जितना विस्तार हम करने का प्रयत्न करें, इसको जितना हम फैलाएं, ये हमारा उत्तरदायित्व है। ऐसा मैं समझती हूँ कि जो भी कोई व्यक्ति अग्निहोत्र कर रहा है, उसकी एक जवाबदारी बनती है कि वो दूसरे को भी प्रेरित करे। ये अपने पास रखने की चीज़ नहीं है, ये बांटने की चीज़ है। तो जितना ज़्यादा लोगों तक हम इस विषय को पहुँचाते हैं, ये हमारा उत्तरदायित्व ही है कि हम इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तो ये भी करना है। और जैसा मैंने इसके पहले बोला कि हम अग्निहोत्र करते हैं और हमें कहते हैं, कई बार ऐसे 2-4 प्रसंग हुए कि आप तो पर्यावरण के लिए काम करते हो, ऐसा आप कहते हो। फिर ये क्या हो रहा है, जैसे पन्नी का उपयोग है, तो किसी ने टोका कि ये पन्नी क्यों, आप पर्यावरण के काम करते हो ना। तो इसलिए आपने अभी बताया ना कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर हमको ध्यान देना चाहिए। उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हमें उन पर्यावरण से संबंधित इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है, वो नुकसान हमारे हाथ से न हो। इतना तो हर कोई कर सकता है, उसका संकल्प ले सकता है। कुछ चीज़ों के लिए वो नियम अपना बिल्कुल पक्का बना सकता है। जैसे आप मार्केट जाते हैं तो थैली लेके जाएं, इसमें क्या दिक्कत है? सब्जी लाए तो थैली में लाएं, छोटी छोटी 10 बना लें और अलग अलग घर में आकर के सब पहले इकट्ठी डाल देते थे ना, फिर घर में आके अलग अलग करनी पड़ती थी। आप छोटी छोटी बना लेते हैं ना और हर सब्जी अलग अलग उसमें ले करके और इकट्ठी पन्नी बड़ी थैली में डाल के ले आएंगे। बातें छोटी छोटी हैं पर इनका परिणाम आप वो जो ढेर लग रहा है ना कचरे का, उसमें से आपके हिस्से की पन्नियाँ कम करते हैं। अपन ये देखते हैं कि नियम बना देती है सरकार, कुछ दिनों के लिए सारी पन्नियाँ गायब हो जाती है और दुकानदारों पर 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना फूक जाता है। और हमें हैं जिनकी वजह से दुकानदार वापस वो पन्नियाँ ले आते हैं। जब हम हाथ हिला के जाते हैं तो उनके बेचारों की मजबूरी हो जाती है कि वो भले 5,000 जुर्माना देना पड़ेगा, छिपा के थैली आपको देते नहीं तो ग्राहक चला जाएगा। तो ये बात, इस तरह की जितनी भी बातें आप जानते हो पर्यावरण से संबंधित, उन पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं करनी है। केवल हम अग्निहोत्र करते हैं इतना पर्याप्त नहीं, तो हम अग्निहोत्र करके वातावरण शुद्ध करते हैं और हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे वातावरण गंदा होता है। ये उतनी महत्वपूर्ण बात है। एक तो है झाड़ू लगाना और दूसरा है कचरा न करना। तो कुछ भी जब हम गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं, हम वातावरण में कचरा फेंकते हैं। तो वातावरण में हम कचरा न फेंकें, क्योंकि एक तरफ हम ये काम कर रहे हैं कि हम वातावरण का कचरा साफ कर रहे हैं। तो 2 पहलू होते हैं, एक हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा ना चमत्कार। तो सही में कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि अग्निहोत्र कोई आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं है, अग्निहोत्र करना बहुत कठिन काम है। छोटा सा 2 मिनट की विधि है, 2 मिनट का समय लगता है। अभी अपन शाम को करेंगे, कहीं पर भी जाओ पूर्व तैयारी से अगर अपन देखें तो 5 मिनट पहले की और 2-5 मिनट बाद की, इतने में अग्निहोत्र हो जाता है। पर उसको नियमितता से करते रहना साल दर साल, ये सही में बहुत बड़ी बात है और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसके लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। उसके बगैर अग्निहोत्र नहीं हो सकता। अग्निहोत्र करना कठिन है। अगर दृढ़ संकल्प है तो भी अग्निहोत्र अपन यहाँ देखते हैं 40 साल पुराने लोग भी अग्निहोत्र कर रहे हैं, 50 साल के हो गए हैं, तो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है अग्निहोत्र। वो ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें अग्निहोत्र न हो, क्योंकि अग्निहोत्र से बहुत कुछ मिलता है जिनको हम शब्दों में
व्यक्त नहीं कर सकती। बस इतनी ज़रूरत है अग्निहोत्र कभी नहीं छूटे अगर हम हमारे जीवन में अग्निहोत्र को प्राथमिकता दें। प्राथमिकता यानी बहुत सारे काम हैं हमारे पास, दसों काम हैं, सब महत्वपूर्ण है, पर महत्वपूर्ण की जब हम लिस्ट बनाएं तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर अग्निहोत्र का नाम है। बाकी के जो नाम हैं वो भी महत्वपूर्ण है, उनको अलग क्रम दीजिए, पर पहले क्रम पर अग्निहोत्र रखिए। तो अग्निहोत्र कभी भी कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए अग्निहोत्र छूट ही नहीं सकता, क्योंकि आपके महत्वपूर्ण कामों की लिस्ट में अग्निहोत्र सबसे ऊपर है। और अगर इतना नियमितता से अग्निहोत्र किया जाए तो आमूलाग्र परिवर्तन व्यक्ति में आता है, बहुत जबरदस्त परिवर्तन उसके परिवार में आता है। और ये परिवर्तन हमें लाना है क्योंकि ये आज के समय की आवश्यकता है। जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इस बार 43, 43, 44 तक भी पहुंचा किसी दिन। तो अगले साल हमको 45 की तैयारी रखनी चाहिए, उसके अगले साल हमें 46 की तैयारी रखनी चाहिए, उसके अगले साल हमें 47 की तैयारी रखनी चाहिए। जो आज है उसमें ऐसा ही होने वाला है। तो वो तैयारी रखने के बजाय हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम इतनी ज़्यादा प्रमाण में इन सब चीज़ों को करें और करवाएं कि ये परिस्थिति बदले। हालांकि समय लगेगा। अभी आज क्योंकि पर्यावरण दिवस है, पूरी दुनिया भर में लाखों गोष्ठियाँ हो रही होंगी पर्यावरण को लेकर के। जैसे हम बैठे हैं ऐसे लाखों जगह पूरी दुनिया में पर्यावरण पर चर्चा हो रही है। उस चर्चा का हम जो बात कर रहे हैं उसमें का एक हिस्सा है कि दूषित जो हो रहा है, पेड़ पौधे लगाएं और ये जो खराब करने वाला काम है ये ना करें। अभी उसमें अग्निहोत्र में शामिल होना बाकी है। अभी उनके पास झाड़ू नहीं, वो कचरा उठाते ना थोड़ा सा, वो वाला साधन है, उसमें अभी अग्निहोत्र शामिल होना है, आने वाले समय में होगा। तो तब जाकर के कहीं ये जो क्लाइमेट चेंज को हम फिर से रिवर्स वाली स्थिति में ला सकेंगे। आपने जैसे बताया कि 50 साल पहले 35 जहाँ टेम्परेचर रहता था गर्मियों में, बहुत बड़ी बात है। हम लोगों का भी बचपन से हम भोपाल में रहे हैं, हम मालूम है गर्मियों में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी थी। पर ये आज यहाँ बदला है ऐसा नहीं है, ये पूरी दुनिया में बदल गया है, इसलिए तो चिंता का विषय है। तो केवल सब जगह चिंता करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस करना पड़ेगा। और मैं विनय जी की बात जो इन्होंने कौन सा बटरफ्लाई इफेक्ट बताया ना, कि बहुत छोटे छोटे प्रयत्नों से बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो हमें उन छोटे प्रयत्नों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा काम तो हम कर रहे हैं, अग्निहोत्र करके हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़े काम के साथ छोटे छोटे कामों की ओर भी, छोटी छोटी बातों की ओर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उषा ठाकुर जी आने वाली थी, जो संस्कृति मंत्री हैं। वो भी नियमित रूप से अग्निहोत्र करती हैं सूर्यास्त के समय पर। और अभी कोविड के समय में उनके 2-3 कार्यक्रमों में उन्होंने बताया कि मैं नियमित अग्निहोत्र करती हूँ। एक जगह पर उन्होंने ये भी कहा था, किसी ने कहा कि मास्क क्यों नहीं लगाती, तो उन्होंने कहा मैं मास्क इसलिए नहीं लगाती कि मैं अग्निहोत्र करती हूँ, तो मुझे मास्क की आवश्यकता नहीं। बहुत नियमित उनके पिताजी पहले करते थे, उनके बाद वो स्वयं वर्षों से कर रही हैं। तो इसीलिए सोचा था जो अग्निहोत्र करते हैं ऐसे ही व्यक्तियों को कार्यक्रम में बुलाएं जो एक पक्ष जानते हैं और दूसरा पक्ष भी जानते हैं, मतलब पर्यावरण शुद्धि करने का और पर्यावरण में कचरा न फैलाना, तो 2 चीज़ें हैं। तो दोनों से जो जुड़े हुए हैं ऐसे लोग कार्यक्रम में जो प्रत्यक्ष कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को आमंत्रित किया जाए। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है बस कि हम और दूसरा काम भी अपने जीवन में शामिल करें। और अग्निहोत्र करना पर्याप्त नहीं है, अग्निहोत्र लोगों तक पहुँचाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पर्यावरण दिवस पर हम संकल्प क्या लें कि जितने भी प्रदूषित करने वाली चीज़ें हैं उनसे हम जितना 100% बच नहीं सकते। जैसे अभी आपने फैशन वाली बात कही, तो ये तो बचना संभव नहीं है। 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 10 जोड़ी रखने की आज की पद्धति है, पर इसमें हम क्या कम कर सकते हैं, कहाँ हम हमारी कटौती कर सकते हैं,
जिससे कि पर्यावरण को नुकसान न हो। ऐसा सोचता है व्यक्ति कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, सब तो जैसे नल है, 10 लोग बहा रहे हैं, मैंने पानी नहीं बहाया तो कितनी बचत हो जाएगी। और इसलिए मुझे की जरूरत नहीं, मैं भी वैसे जो बहा रहे वैसे ही मैं बहाऊँ। पर ये सोच गलत है। जो चीज़ हमें मालूम है और हमें मालूम है कि ये सही है, वो हमें करना चाहिए। दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। वो बहा रहा है इसलिए मैं बहाऊँ, ये गलत है। हम अग्निहोत्र करते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग नहीं करते फिर भी हम कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं करते फिर भी हम कर रहे हैं। बस यही सोच हमें उन सब बातों के साथ रखनी है। इतना ही करके मैं टाइम पूरा हो गया है। धन्यवाद आप सबका। अब सामूहिक मुकेश गंगा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि यहाँ पर आएँ और बुके भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री कोतवाल जी IIFM अटल यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्त हैं और सर शामिल करना है, कृपया वो आए और हमें 2 शब्द हमारे लिए करें। बहुत तालियों से उनका स्वागत। नलिनी दीदी, डॉक्टर पोदार, आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राम प्रसाद, पूर्व वाइस चांसलर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, पूर्व डायरेक्टर जनरल MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पूर्व डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूर्व प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डबल PhD का स्वागत करते हुए आप लोगों के सबके सामने मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। मैं IIFM से सेवानिवृत्त प्रोफेसर हूँ, 15 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ और इन लोगों ने, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अग्निहोत्र के बारे में काफ़ी कुछ ये लोग जानते हैं, ये लोग करते हैं। मैं भी काफ़ी साल तक मैंने किया और मैंने लाभ भी पाया, लेकिन अभी कुछ कारणों से थोड़ा सा ब्रेक हो गया। लेकिन अग्निहोत्र में मेरा 100% विश्वास है, इसलिए कि मेरा अनुभव है उसमें। और अग्निहोत्र एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शास्त्रों में कही गई है। ना अग्निहोत्रो सम धर्म पूर्व पुराण में आया। अपने आर्ष ग्रंथ, भारतीय संस्कृति का आर्ष ग्रंथ पूर्व पुराण है, उसमें अग्निहोत्र का आया। श्रीमद् भगवद गीता में भी अग्निहोत्र के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं। अग्निहोत्र आपको मालूम है पर्यावरण को शुद्ध करता है और पर्यावरण हमारी परिधि जब उसका आवरण हवा है और हवा में बहुत सी चीज़ें रहती है लाभदायक, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो लाभदायक नहीं रहती वो भी रहती है। ये जो अग्निहोत्र है वो उनको सबको शुद्ध करता है। पेड़ पौधों पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है, जानवरों पर भी पड़ता है, मनुष्य बहुत पड़ता है और खेती किसानी की फसलों पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। और यहाँ तक कि जो गोदाउन में जो खाद्य पदार्थ स्टोर किए गए हैं, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड, केमिकल और न जाने क्या क्या डालते हैं ताकि इसके कीड़े न पड़े और न सड़े, उसमें भी ये बहुत काम करता है। इसमें क्या है कि बहुत सारे कुछ ऐसी तरंगें निकलती है, क्योंकि अग्निहोत्र एक सर्काडियन सिस्टम, जो सनसेट और सनराइज, सूर्योदय और सूर्य अस्त के संध्या काल में गाय के घी में डूबे हुए अक्षर और गाय के घी के कंडे से तैयार अग्नि और पिरामिड आकार का तांबे का पात्र वो संध्या काल में मंत्र के साथ आहुति देते हैं, तो एक बहुत ही विशेष प्रभाव वहाँ पर पैदा होता है आसपास में। और जितने भी हानिकारक रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु हैं वो चले जाते हैं और वातावरण बहुत परिष्कृत और शुद्ध हो जाता है। ये अग्निहोत्र का है। अभी विदेशों में भी इसकी बहुत मान्यता हुई है। कई देशों में, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों में। और एक जर्मनी के डॉक्टर उलरिच बर्क हैं, उलरिच बर्क, वो होमाथेरापी, इंटरनेशनल लेवल में क्या होता है कि वो होमाथेरापी कहते हैं, होम और थेरापी, एक तरह से उन्होंने थेरापी का उपयोग किया है। तो होमाथेरापी के नाम पे विश्व के अंदर में बहुत सारी वो जगह काम कर रहे हैं। सन 2009 में भारत सरकार के उस समय में प्लानिंग कमीशन था, नीति आयोग बना दिया है। प्लानिंग कमीशन के माध्यम से इन सब देशों के प्रतिनिधि यहाँ भारत में आए थे और अपने भारत देश में
मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ऐसे अलग अलग उत्तर प्रदेश और ऐसे अलग अलग प्रदेशों में जो कार्यरत वैज्ञानिक इसके ऊपर है, उन सब लोग इकट्ठे होकर के कार्यशाला 2009 में की थी प्लानिंग कमीशन भारत सरकार के सहयोग से। और उसमें अग्निहोत्र के प्रभाव पर्यावरण पे, पौधों पे, जानवरों पे, मनुष्यों पे, और उसमें जो माइक्रोवेव जनरेट होती है, वो माइक्रोवेव का भी उन्होंने अध्ययन किया। उसकी जो प्रोसीडिंग्स एक पुस्तक के रूप में उपलब्ध है, जो भारत सरकार के सहयोग से, इनके सहयोग से छपी हुई है। तो कहने का मतलब अग्निहोत्र बहुत पुराना है, 8 ग्रंथों में है और बहुत विश्वव्यापक है, जो कई देशों में चल रहा है। तो इसके अलावा मैं अग्निहोत्र के बारे में तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और ये आज पर्यावरण दिवस है, तो 1972 से ये UN में 5वां 74 स्टाफ की में जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ से चालू हो रहा है पर्यावरण पे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग, मनुष्य लोग, हमारे शरीर से कई प्रकार के वेस्ट यानी खराब तत्व निकालते रहते हैं। उसमें से ठोस पदार्थ हम लोग निकालते हैं, तो ठोस का तो कुछ न कुछ हम लोग निष्पादन करते हैं। उसके बाद में द्रव निकालते हैं, द्रव का भी निष्पादन होता है। इसके बाद में हम लोग गैस निकालते हैं तरह तरह की, खासतौर से सांस के द्वारा, जो 1 मिनट में हम 14 बार सांस लेते हैं। और उस सांस में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसका निष्पादन की कोई प्रक्रिया नहीं है। उसका निष्पादन की प्रकृति में एक ही प्रक्रिया, आप लोग सब जानते हैं हम लोग, वो है हरे पेड़ पौधे, हरे रंग, वो कार्बन डाइऑक्साइड दे करके हमको ऑक्सीजन देते हैं हमारे जीवन में। और तीसरा हम लोग रेडिएशन, तो रेडिएशन हमारे 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारे विचारों के रेडिएशन होते हैं, जैसे अभी भाई बोल रहे थे कि आज हम जो सोचते हैं वो कल हमको परिणित होता है। तो ये विचारों के कंपन, ध्वनि या ऊर्जा कहते हैं एक तरह की, वो पैदा करते हैं तरह तरह की निगेटिविटी। उसको मार डालेंगे, उसको ये कर देंगे, ये निगेटिव है, और उसका भला करेंगे, उसकी हेल्प कर देंगे, वो असहाय है, वो गरीब है, वो बीमार है, उसको पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे, ये सकारात्मक चीज़ें होती है। ये रेडिएशन ये मनुष्य के द्वारा उर्जित होता है। इसके अलावा मशीन के रेडिएशन, मोबाइल, टीवी और न जाने कितने रेडिएशन, इतना प्रदूषण तरह तरह का इस वायुमंडल में हम लोगों ने कर दिया है। विकास के नाम पर विनाश की कगार पर जा रहे हैं। और खासतौर से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बारे में मेरा एक ही कहना है कि हम लोग मनुष्य को एक पेड़ को जीवन मित्र के रूप में पालना पड़ेगा। जिस प्रकार हम अपने बच्चे को पैदा होता है तो पाल पोस करके ध्यानपूर्वक, बहुत केयरफुली, बहुत प्यार और लाड से उसको बड़ा करते हैं, पेड़ भी इसी प्रकार के होते हैं। हमेशा वो ऑक्सीजन देता है और हमेशा हम ऑक्सीजन लेते रहते हैं। हर आदमी को एक पेड़ होना चाहिए। मैं हमेशा कई सालों से बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। और अगर हमारे पास गाड़ी है तो मोटरसाइकिल का अतिरिक्त पेड़, अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो आपको 5 पेड़, क्योंकि आप जी रहे हैं जब तक ऑक्सीजन चाहिए पड़ती है। तो हमेशा वो कहीं भी वो पेड़ आपके पास हो, दूर हो, लेकिन आपको देखना है कि हमारा पेड़ है, ऑक्सीजन दे रहा, हम ले रहे हैं, नहीं तो हमारे ऊपर उधार नहीं हो रहा। इसी तरह से गाड़ी का, मोटरसाइकिल का पेड़, कार गाड़ी उसका पेड़, ट्रक है जितने चक्के उतने पेड़, और कारखाने का तो क्षेत्रफल होता है, जितना धुआं निकलता उसके हिसाब से क्षेत्रफल। जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में उसका प्रावधान भी और करते भी हैं, कहीं कागज में, कहीं झूठ, कहीं सच्चाई में, लेकिन करते हैं, करना पड़ता है, कानून है इसलिए। तो अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो ये पर्यावरण प्रदूषण जैसी कोई स्थिति निर्मित कहीं नहीं होती, चाहे प्रदेश में करें, देश में करें। अब तो ये कहते हैं आज का वन अर्थ वाला थीम है इस बात। हम लोग तो पहले से बोल रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही कुटुंब है, वसुधा एव, वसुधा ही। और वसुधा में क्या क्या, पृथ्वी में पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी है, मनुष्य भी तरह तरह के, हर देश के, हर भाषा के, हर रंग के, हर धर्म के, वो सब हमारा कुटुंब है। इसके अलावा पेड़ पौधे, वसुधा में पेड़ पौधे भी, वसुधा में जीव जंतु भी, वसुधा में जल राशियाँ भी है, पानी के स्रोत जिसको बोलते हैं, या नदी हो, तालाब हो, कोई भी हुए हैं। तो ये सब वसुधा ही हमारे कुटुंब, क्योंकि हमारे शरीर के पोषण के लिए, जीवन निर्वाह के लिए बहुत जरूरी है। अगर आदमी का बाप मर जाए, माँ मर जाए, जिंदा रहेगा, दुखी रहेगा, उसके घरवाली मर जाए, बेटे बाप सब मर जाए, लेकिन अगर ऐसा हो जाए दुनिया में, सोचें ऐसा कि ऑक्सीजन नहीं है,
तो 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता, इतनी महत्वपूर्ण है। और वो केवल हरे पौधे निकालते हैं, तो हरे पौधे को दोस्त बनाएं और कम चीज़ें वापरें। कोई भी चीज़ हो तो उसको फुल वापरें। अभी आजकल क्या हो गया, हरियाणा नया कृष्ण नया कमीज बना रहे हैं। अब वो कमीज जो बना कारखाने में, उसको कुछ न कुछ बिजली लगी है, उसमें कुछ न कुछ गैस हवा में गई है, खराब गैस, पानी भी बहा है धरती पे। और मान लो उस कमीज को कपड़े बनाने में नॉर्मल 100 बार पहनने का उसमें प्रावधान थोड़ा बहुत मिनिमम बनाया है। अब हम 100 बार न पहनते, 10 बार पहनते हैं और कहते हैं यार नया फैशन आ गया, इसका कलर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, गया फिर नया कमीज ले लिया आपने, फिर नया पैंट ले लिया आपने। तो इस तरह से हम प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। कम से कम मिनिमम जितना उसका उपयोग की चीज़ें उतना करें। पर्यावरण मित्र कब कहलाएंगे हम? हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं पैंट फट गया तो उसका हाफ पैंट बना लो, नीचे की उसकी मोरी की थैली बना लो। ये होता है, रिड्यूस करो रिक्वायरमेंट और रिसाइकल करो। तो ये पर्यावरण के लिए छोटी मोटी जो हम लोग कर सकते हैं, बड़ा काम नहीं कर सकते हम लोग, कि एटम बम मत गिराओ वो तो राजनीति बड़ी हो चलता है, लेकिन हम अपने आप में तो कर सकते हैं। हमारा एक मित्र है, वो पेन वापरता है ऐसे रिफिल वाले, तो ये पेन बनाने में कुछ लगा था, तो पेन जो रिफिल खाली हो जाती है उसको पेन को रख लेता है। फिर जब 5-7 पेन हमको जाएगा वहाँ से रिफिल डलवाएगा। वो पूछता है दुकानदार कि भाई आपने ये पेन तो 10 रुपये का है, रिफिल 4 रुपये की, आप क्या करें? बोले पैसे तो कोई ज़्यादा नहीं बच रहे, लेकिन पर्यावरण बच रहा, क्योंकि ये पेन मैं फेंकूंगा तो एक तो प्रदूषण करेगा, दूसरा पेन खरीदूंगा वो प्रदूषित हवा को करके आया। ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड में महिलाएं जूता पहनने की बहुत शौकीन है, और एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स आया था कि अगर इंग्लैंड की सारी महिलाओं के जूतों का एक के पीछे एक जूता ऐसी धरती बनाए तो पूरी धरती को घेर लेगी। अब उतना पहनती तो नहीं, पैर तो थोड़ी है, और पहनते कितने दिन हो गए, पैदल थोड़ी जाते हैं, हाट बजा के 10-20 किलोमीटर जाके आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन शो और ये पर्यावरण को, ये जो फैशन है, ये पर्यावरण विरोधी कई मामलों में होती है। तो इतना ही कहता हूँ, ज़्यादा समय ले लिया, क्षमा करना। आपको सबको धन्यवाद। इतना ही कहते हैं अपनी वाणी। बढ़िया और सबसे अच्छे गिफ्ट पर्यावरण के लिए हार्दिक स्वागत।
जैसा कि दो तरह से हमको करना होगा, एक तो बचा हुआ है उसको हमें बचाना होगा, जिसको हमको नष्ट नहीं करना है, और दूसरा नवनिर्माण की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। नवनिर्माण कठिन है, पर जो बचा हुआ है उसको हमको सजोना बहुत आसान काम है। यहाँ पर मंच पर मैं श्री सुरेंद्र दुबे जी जो प्रकृति के संरक्षक हैं उनको मैं आगे आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपने विचार हमारे सामने करें। आगे बैठे हुए सभी चमत्कारी पुरुषों और महिलाओं के घरों में, और उस चमत्कार को देने वाली माजी नलिनी बहन इतनी बदली आए। और एक संशोधन करूँगा मैं, भैया विवेक जी ने बोला कि 2,24,000, तो क्षमा चाहूँगा, मैं 3,29,000 पौधे अभी तक लगा चुका हूँ। और औषधि पौधे आपके घर के आसपास इसकी वर्कशॉप लेता हूँ, स्कूलों में, कॉलेजों में, कॉलोनियों में, और 6 राज्यों में काम कर रहा हूँ। एक छोटा सा ये परिचय है मेरा। वृक्ष मित्र के नाम से मीडिया मुझे अक्सर लिखता रहता है। आज ये पीपुल समाचार ने मेरे बारे में लिखा है। 3 तारीख के पेपर में भास्कर जो है उसने लिखा हुआ था। तो इस तरीके से जो है वो पेपर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं मेरे बारे में। मैं पौधारोपण कराता हूँ, बेसिकली पौधारोपण और औषधि पौधे हमारे लिए बहुत अति आवश्यक हैं। वर्तमान में भोपाल में से जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 6 लाख पौधे नहीं 6 लाख वृक्ष कट चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। भोपाल के फेफड़े कहे जाने वाले टीटी नगर, तात्या टोपे नगर जो है उसको उजाड़ दिया गया स्मार्ट सिटी के नाम पर। हम लोग सभी लोग कम से कम अपने अपने जन्मदिनों पे, अपनी अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे अपने बुजुर्गों की याद में पौधे लगाएं और उन्हें वृक्ष बनाएं, जिससे आने वाला पर्यावरण सुधरे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग फलदार पौधे लगाएं, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे उन पौधों को, उन वृक्षों को पहचान सके कि ये कौन सा पौधा है और इसमें कौन सा फल लगा हुआ है। हम लोग डब्बों में आने वाले फल उनको पहचानेंगे। बॉम्बे से यदि मेरे घर में एक सज्जन आए थे, उनके साथ में जो है उनकी बिटिया और उनका बेटा आया, तो उन्होंने मेरे घर में लगे हुए आम देखे। तो उनकी बेटी बोली कि दादा इसे अम्बा लग रहा है, ये पेड़ है बोले आम का, इसमें पेड़ लगा हुआ है। इस तरीके से बोले कि पेड़ हुआ है, ये जाम लगा हुआ है यहाँ पे। उन लोगों को ये नहीं मालूम जाम के पौधे कैसे होते हैं, वृक्ष कैसे होते हैं, आम कैसा होता है, जामुन कैसा होता है। उन्होंने तो सिर्फ बाजार में देखा है कि ये चीज़ें उनको खानी है। तो फलदार पौधे लगाएं, वृक्ष बनाएं उन्हें और लोगों तक पहुंचाएं कि हम ये चीज़ है। ये यहाँ पर अभी एक तुलसी दी गई है, तुलसी जो भेंट की गई है, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। पीपल का पेड़ जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बरगद का पेड़ अपने समय का 80% जो है ऑक्सीजन देता है। वो बरगद का पेड़ हमारे राष्ट्र में राष्ट्रीय वृक्ष के नाम से जो है मशहूर है और जिसे घोषित किया गया है। लेकिन हमारी राज्य सरकार ही नहीं, हमारे देश के जितने राज्य हैं, कोई भी उस वृक्ष को लगाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ वन विभाग के अधिकारी और वन विभागों में हमने जाकर जानकारियाँ ली। हमने कहा कितने आपने राष्ट्रीय वृक्ष तैयार किए हैं, तो शर्म से मुंह झुका के यहाँ से वहाँ हो जाते हैं, बताने को तैयार नहीं है कि हमने 50,000 करे हैं, 2 लाख करे हैं, कितने वृक्ष करे हैं। उनसे पूछ लीजिए, वो वृक्ष जो उपयोगी नहीं है वो लगा रहे हैं वो लोग। तो आप लोग आगे बढ़ें और इसके लिए जो है जागरूक हों कि हमें उन वृक्षों को लगाना है जो हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। ऐसे वृक्षों को नहीं लगाना है जहाँ 40 और 50 की गति से यदि हवा चलती है तो वो वृक्ष उखड़ जाते हैं। ऐसे वृक्ष लगाएं जो वृक्ष हमें जो है हमारे आने वाले 1000 वर्ष तक हमें जो है वो लाभ पहुँचाते रहें और उससे भी ज़्यादा उनकी उम्र होती है। तो इस तरीके से ऐसे वृक्षों को लगाना चाहिए जो हमको लाभ दें, जो हमको जो है वो फायदा दें। आने वाले समय में भोपाल में आप देखिए बारिश जो है वो कम होगी और कम होने का कारण उसकी समय सीमा कम हो जाएगी। भोपाल में नहीं,
पूरे देश के अंदर यही स्थिति होगी। वर्षा होगी, बहुत होगी, थोड़े से समय में होगी। जिस तरीके से हम एक बाल्टी पानी जोर से फेंक देते हैं और वो बह के निकल जाता है, इसी तरीके से बारिश होगी, बहुत तेज बारिश होगी, पानी बह के चला जाएगा, ना नदियाँ भर पाएंगी, ना तालाब भर पाएंगे और पानी बहता हुआ समुद्र की ओर चला जाएगा। जहाँ से आया है वहीं चला जाएगा। इसलिए हम लोगों को पौधारोपण करना चाहिए, वृक्ष बनाना चाहिए, उन्हें औषधि पौधों के ज्ञान होना चाहिए। हमें हम लौट के आए हमारे संस्कारों की ओर। हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि इस वृक्ष में ये औषधि है और इतनी मात्रा में लेना है। मैं वही काम कर रहा हूँ कि कौन सी बीमारी में कौन से पौधे का उपयोग है, कितनी मात्रा में लेना है, कितने दिन तक लेना है और किस समय पे लेना है, ये बताने वाला मुझे अभी तक जो है 24 राज्यों में कोई नहीं मिला। ये जरूर बता देते हैं कि ये पेड़ है और इस बीमारी के लिए उपयोग होता है, लेकिन कैसे उपयोग करना है, कितनी मात्रा लेनी है, कितने दिन तक लेना है और किस समय पे लेना है, ये जानकारियाँ उपलब्ध नहीं है। मेरे पास भी लिपिबद्ध नहीं है, यहाँ दिमाग में है। प्रभु ने चाहा तो मैं भी एक पुस्तक लिखूंगा। हमारे कोतवाल साहब बैठे हैं, उन्होंने जो है वो कई बार कहा पुस्तकें लिखो। हमारे संस्कृति जो है विभाग के अध्यक्ष जो है उन्होंने कहा कि पुस्तक लिखो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम लिखेंगे। अब समय मिलेगा तो एक पुस्तक जरूर लिखूंगा जिसमें अनेक बीमारियों के बारे में हो। असाध्य से असाध्य बीमारी आपके घर के आसपास लगे औषधि पौधों से ठीक हो जाती है, जिसे हम कैंसर कहते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। और हम अगर उन पत्तों का उपयोग करें, घर के आसपास ये सब कुछ हम उसका उपयोग करेंगे तो वो भी ठीक हो जाता है। सर्दी जुकाम नजले से लेकर आपको किसी भी तरीके की बीमारी हो, सारी बीमारियां आपकी जो है आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। एलोपैथी के चक्कर में पड़ने के बाद में सबसे पहले आपने कहा कि डायबिटीज हो गई है मुझे, उसके बाद मैंने कहा ब्लड प्रेशर हो गया है, सोराइसिस हो गया है, अर्थराइटिस हो गया है, किडनी खराब हो गई है, लंग्स खराब हो गए हैं, लीवर खराब हो गए हैं। ये होते नहीं हैं, ये सिर्फ औषधियों के कारण होते हैं जो एलोपैथी हम उपयोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं एक गोली खाएं और हम ठीक हो जाए। वो गोली जो साइड इफेक्ट करती है उसका हमें पता नहीं है, उसी के कारण हमें बहुत सारे मर्ज हो जाते हैं और उन सब मर्जों के कारण हम मरीज हो जाते हैं। इसलिए नेचुरोपैथी की तरफ आए। आपके घर के आसपास जो औषधि पौधे लगे हैं, वृक्ष लगे हैं, उनको पहचाने और उनको लगाएं। मैं माधव आश्रम गया था, मुझे अग्निहोत्र के बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी मिली थी। वहाँ गया, मैंने एक चमत्कार वहाँ देखा कि वहाँ पर अग्निहोत्र करने के बाद में वहाँ लगे जितने वृक्ष हैं उनमें कोई कीट नहीं है। सबसे बड़ी चीज कि उनके अंदर कोई कीट नहीं है, ना ही कोई कीटनाशक डाला जाता है। वहाँ पर कोई कीटनाशक डाल रहा हो कि कीटनाशक डाल के हम इन वृक्षों को, इन पौधों को अच्छे कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने स्वयं अपने विवाह की वर्षगांठ पर माधव आश्रम में जाकर जो है एक आम का पौधा लगाया, जो अभी वहाँ पे लगा हुआ है। तो आप लोग भी इस तरीके से जो है वो पौधे लगाएं, जगह जगह लगाएं, वहीं पे लगाएं जहाँ पर उनको वृक्ष बनने की संभावना हो, और हम उनको लगाकर और उनको देखने जाएं, देखें कि हमारा वृक्ष कितना बड़ा हो गया है, मेरे दादाजी कितने बड़े हो गए हैं, मेरे नाना जी कितने बड़े हो गए हैं, मेरी बुआ कितनी बड़ी हो गई है और कितनी बड़ी है, देखिए हम उनसे मिलने जाएं। इस तरीके से सेंटिमेंटली हम उनको जोड़ें, हम अपने साथ में हमारे वृक्षों को जोड़ें और हमारे रिश्तेदारों को जोड़ें उनसे, और इस तरीके से पौधारोपण करें। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और जैसे मैंने बताया कि ये 1.5 साल पहले माधव आश्रम आए थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक आम का पेड़ लगाया था। वो आम का पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उनकी वैवाहिक वर्षगांठ पर इन्होंने वहाँ एक पौधारोपण किया था। उनका पौधा बड़ा हो चुका है और उनकी याद सदा हमारे साथ बनी रहेगी। इनके लिए मैं एक छोटा सा शेर करना चाहूँगा कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओर लेकर भी चिराग जलता है। आदरणीय नंदी जी हमारे लिए उपस्थित हैं, हमारे माधव आश्रम की संचालिका एवं हमारे मार्गदर्शक। मैं उनको यहाँ पर मंच पर सप्रेम आमंत्रित करना चाहूँगा कि यहाँ पर आकर वो तो करें। इसलिए मैं एक
छोटा सा शेर इसे दोबारा प्रस्तुत करना चाहूँगा कि हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। रोगी थे जिसको दमा कहते हैं, अस्थमा कहते हैं। अग्निहोत्र के कारण इस बार उनको ना सर्दी में ना बारिश में किसी भी तरीके की कोई भी औषधि नहीं लेनी पड़ी। कोई भी जो उनको फीवर आया करते थे, बुखार आया करते थे, अग्निहोत्र करने के कारण परिवार में पहले वो लोग विरोधी थे कि ये क्या करते हो, कंडे जलाते हो और ऐसा कर रहे हो। बाद में उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ रहा है, शायद इसी का परिवर्तन है, ये इसी के कारण हमको इस वक्त रहे हैं। और एक और नारा आज दे दें, जय पर्यावरण। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमें इसकी चिंता क्यों करनी पड़ रही है। क्योंकि अगर हम देखें तो पहले हमारे पूर्वज, हमारे जो बुजुर्ग थे, माता जी और बुजुर्ग कई लोग होंगे, आज भी वो शायद कुछ ना कहीं कुछ पेड़ वो लगाते रहते हैं, लेकिन हमारी पीढ़ी ने पेड़ लगाना बंद कर दिया। तो सबसे बड़ा जो समस्या देश में पैदा हुई वो ये हुई कि पेड़ों की कमी होती जा रही है। कटाई तो बराबर हो रही है, डेवलपमेंट रेगुलर हो रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उसके नाम पे साथ पेड़ भी कटते जाते हैं, लेकिन उतने पेड़ हम नहीं लगा पाते हैं। तो हमारा एक निवेदन है, यहाँ जितने लोग हैं प्लीज एक संकल्प ले लें, एक पेड़ जरूर लगाएंगे, चाहे वो बच्चे हैं बड़े हैं, और उस पेड़ को तब तक पालेंगे जब तक वो पूरा बड़ा पेड़ नहीं बन जाए। तो क्या आप सारे मेरे साथ हैं इसके लिए? अगर हैं तो एक बार हाथ उठा दीजिए प्लीज। बच्चों जो लगाओगे ना पेड़ पक्का। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ। मेरा निवेदन है, हम हिंदुस्तानी है, हमारे हर घर में एक साल में एक आधा या 2 बार मटका उतार दिया जाता है घर में, है ना, ये हमारे ट्रेडिशंस है। तो आपसे निवेदन है कि वो जो मटका उतार दिया जाता है उसको उस पेड़ के साथ लगा दें और उसमें पानी भर दें। एक बार एक मटके को अगर आपने पेड़ के साथ लगा दिया तो उसमें कम से कम ये मान के चलिए 7-8 दिन का पानी की उसकी व्यवस्था हो जाएगी। तो इतना कमिटमेंट आप दीजिए। और आज पर्यावरण दिवस के दिन बस आपसे इतना ही चाहते हैं कि प्लीज एक पेड़ जरूर लगाएं। जय हिंद, जय भारत। अब आते हैं, मैं एक शेर के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति करना चाहूँगा कि वक्त भी हार जाते हैं कई बार जज्बातों से, वक्त भी हार जाते हैं कई बार जज्बातों से, कितना भी लिखो कुछ तो कुछ बाकी रह जाता है। बहुत सारा विषय बाकी रह गया बोलने के लिए, लेकिन इस पर अभी आगे हम इसी अगले प्रोग्राम में इस तरह करेंगे। चेयर की पहले दिन होनी को है, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ग्राउंड की तरफ अपना रुख करें, क्योंकि अब हम सामूहिक करेंगे तो सभी लोग खुद कर अपने ग्राउंड पहुँचे। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री रामप्रसाद जी से मैं निवेदन करूँगा कि आज इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ पर आकर घोषित थे आयोजन का स्वागत कीजिए। परम आदरणीय नलिनी जी, हमारे साथी डॉक्टर कोतवाल साहब बड़े अच्छा इस विषय से वाकिफ हैं, जानकार हैं और बहुत अच्छी बातें बताएं। साथियों, आज पर्यावरण दिवस है और एक बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है और दोनों का बड़ा तालमेल है। आप लोग को करने जा रहे हैं, आप मुझे बड़ी जिज्ञासा है उसको जानने की, सीखने की और नज़दीक से समझने की। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण दिवस है आज के लिए, मानव के सभ्यता के लिए ये सदैव रहे मानव सभ्यता, क्योंकि पर्यावरण के ही कारण बहुत सारी सभ्यताएं समाप्त हो गई, पेड़ पौधे समाप्त हो गए, बह गया, मिट्टी बह गई। तो आज हम ऐसे बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हैं और चाहे कह लें कि विकास के नीचे ये हमारे देश में इतना विकास नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ वो इस बात को ध्यान में कम रखा गया कि हमारा पर्यावरण इतना नुकसान हो रहा है। आप भोपाल में बैठे हैं और
जो लोग भोपाल के रहने वाले हैं, मैं यहाँ 50 वर्ष से ज़्यादा भोपाल में रहते हुए हो गया, और मुझे याद है कि 80 के पहले मई के महीने में भी 35-36 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, और वो भी बहुत ज़्यादा होता था तब वर्षा हो जाती थी, मानसून के पहले वाली वर्षा होती थी। और अगर आप भोपाल के टेरेन जिसको बोलते हैं उबड़ खाबड़ है, यह एक तरह से हिल स्टेशन जैसा है। भोपाल को अगर देखें हिल स्टेशन जैसा है, और यहाँ पर बहुत सी ऐसी राजधानी हैं इस देश में, ताकि बेंगलोर बहुत हरी राजधानी है, और वहाँ जब भी 38 या 39 डिग्री टेम्परेचर होता है तो पानी बरस जाता है, और बहुत अच्छा वहाँ का वातावरण है। मुझे बहुत सालों पहले याद है, 40 साल पहले, कि 40 साल तो नहीं, ये लगभग 25-30 साल पहले शताब्दी से हम जा रहे थे, तो 2 सज्जन, एक भोपाल के थे और एक साउथ के थे, दोनों भोपाल के रहने वाले थे, और आपस में ये बेंगलोर अच्छा है कि भोपाल अच्छा है इस बारे में चर्चा कर रहे थे। बेंगलोर तो अभी भी अच्छा है, लेकिन भोपाल आप देखें कि इतनी हरियाली, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारी ऐसी राजधानी है, उससे ज़्यादा हरियाली भोपाल में है। और यहाँ जो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ हैं, पानी के स्रोत हैं, बड़े तालाब हैं। यहाँ देखिए भोपाल शहर के अंदर, और बहुत सारे लोगों ने जो नीचे जहाँ पानी इकट्ठा होता था वहाँ लोगों ने कॉलोनी बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं। और भोपाल से 25 किलोमीटर से कम दूरी में खेती भी होती है, जहाँ हमेशा सिंचाई होती रहती है, वर्ष भर कोई ना कोई कृषि का काम होता रहता है। कोई फलों की खेती कर रहा है, कोई वेजिटेबल की खेती कर रहा है, कोई दूसरे अनाज की खेती कर रहा है, कोई और बागवानी कर रहा है। तो आप देखेंगे 20-25 ये जो पानी निकलता है उससे भी ठंडक होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें कि भोपाल का टेम्परेचर इस वर्ष 42 डिग्री के आसपास रहा, और आज भी मुझे लगता है इतना ही टेम्परेचर होगा। ये क्या कारण है? ये भी एक द्योतक है, एक इंडिकेटर है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, उसका एक जीता जाता उदाहरण है कि हम अपनी चीज़ों को सहेज करके नहीं रख पाते। ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कर्क रेखा कहते हैं कि वो जबलपुर के आसपास से गुजरता है, बिल्कुल भोपाल के पास से समझिए, और सूर्य यहाँ पर बहुत नज़दीक आ गया है, बहुत ज़्यादा तप रहा है। ऐसी बात कई वर्षों से ऐसे ही हो रहा, क्योंकि खगोलीय ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि हम और ज़्यादा नज़दीक आ गए सूर्य के। ऐसा कोई अध्ययन नहीं है कि हम खगोलीय ढंग से कुछ और मूवमेंट हो गया हो और नज़दीक आ गए हो सूर्य के, या सूर्य की तपन बढ़ गई हो, ऐसा क्या है। तो ये पर्यावरण दिवस आज हमको ये रिमाइंड करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कम निकाला हमने, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इस वातावरण में जमा हो रहा है, और उसकी जो रफ्तार है जमा होने, उस रफ्तार को कम करने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं बहुत थोड़ा है। आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता की बात है वो है ये पेड़ पौधे लगाना, और दूसरा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जल संरक्षण। अगर आप जल संरक्षण कर सकते हैं, और जल संरक्षण हर वर्ष, इस वर्ष तो ऐसा कोई अभियान हमने नहीं देखा कि समाचार पत्र या कहीं किसी मीडिया में हो, लेकिन जल संरक्षण के लिए गर्मी के दिन में जब हमको बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तब हम बहुत सारे अभियान चलाते हैं, और जैसे ही समस्या ख़त्म हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो हम फिर उसको बंद कर देते हैं। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ थी, वो नदियाँ लुप्त हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। और आप जानते हैं कि नदियों के किनारे सभ्यता बसती है। नदी या जल का स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके चारों तरफ लोग बसते हैं और रहते हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। बड़े छोटे ताल तलैया विलुप्त हो रहे हैं। जबलपुर शहर, भोपाल शहर भी देख लीजिए, और जबलपुर शहर तो कई
तालों का शहर है, बहुत सारे ताल हैं वहाँ, और वो सारे ताल अब वो पूरे करके उसमें मकान बना दिए गए, और इसके बावजूद आप सोच सकते हैं कि जल संरक्षण नहीं, वो पूरे प्रदेश में आज जल संरक्षण की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये जानिए कि सब कुछ सरकारी नहीं कर सकती, हमको आपको विभिन्न माध्यमों से अपने प्रयास से, और हमने जो बहुत सारा उपयोग किया है उसके प्रायश्चित के रूप में कि हम इसको कुछ भरपाई करेंगे, तो हमें ऐसे संगठित होकर के आवश्यकता है कि हम जल संरक्षण को किस तरह से और अधिक से अधिक काम करें, वो नदियाँ जो विलुप्त हो रही हैं उनको किस तरह से जागृत करें। अगर ये सब हम कुछ कर सकते हैं और ग्रीनरी को कटने का, भोपाल में एक स्मार्ट सिटी बना, और देखिए स्मार्ट सिटी का जो भी बहुत अच्छा परिकल्पना थी जिसने बनाया भी, भारत सरकार ने बड़ी अच्छी परिकल्पना थी, लेकिन बहुत सारे पेड़ काट डाले। पर्यावरण में हमेशा पेड़ बाधक बनता है, लेकिन ऐसी बहुत सी हमारे पास तरकीब है कि वो बाधा को आप सुंदर बना करके उन पेड़ों को बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बहुत सारी, और जो हमने लगाया, जो पेड़ काटे और जिसके जो लगाया वो जलवायु के अनुकूल नहीं है, जो हमने लगाया वो अनुकूल नहीं है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो केवल, बहुत सारे लोग हैं जिनकी पहुंच नहीं, अखबार हमारे कहने से नहीं छापेगा, आपके कहने से नहीं छापेगा, आप कहाँ जाएं, कहाँ बताएं कि ये गलत है, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, कहाँ कौन जाए, कोई ऐसा कोई फोरम नहीं है। तो ये जैसे आपका ये जो आज आप लोग एकत्र हुए हैं, इस टाइप का कोई फोरम हो, इस तरह की कोई संस्था हो जहाँ अपनी बात बता सकते हैं। और एक और आदत हो गई है कि जब तक संगठित होकर के लोग बहुत दिनों तक भूखे प्यासे कदम ताल नहीं करें तो सरकार भी नहीं सुनती, ध्यान नहीं आता। तो सरकार को सुनाने के लिए कम, लेकिन मुझे अपने लिए और अपनी समझ के हिसाब से, और जैसे डॉक्टर कोतवाल कह रहे थे, हम जो प्राप्त किए हैं उसके भरपाई करने के लिए हर आदमी को कुछ ना कुछ सोचते करते रहना चाहिए। आप अपने जीवन में सोचिए कि आप कितने पेड़ों को कटने के लिए जिम्मेदार हैं। आप एक अखबार पढ़ते हैं, कोई लोग समर्थ हैं 2 अखबार मंगाते हैं, कोई और समर्थ है 3 अखबार मंगाते हैं, कुछ बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। आप सोचिए, आप लोग भी तो अप्रत्यक्ष रूप से उन पेड़ों को कटने के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे वो कागज बना और जिससे ये हुआ। आप ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहाँ पर आप हाथ धोने के बजाय कागज से हाथ पोंछ करके उस कागज को फेंक देते हैं, वो कागज भी इसी से बना है। तो साथियों, ये पर्यावरण दिवस पर आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपका जो ये बड़ा पवित्र जो आयोजन है, शाम को मोटरा हमारे कोतवाल साहब बता रहे थे, कुछ हमें समझा भी रहे थे, और हमने थोड़ा बहुत समझा और ज़्यादा देखेंगे, आपके साथ सम्मिलित होकर के उसको समझेंगे और उसके बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त करेंगे। जिस तरह से आप लोग आए हैं, हम इस काम को सीखेंगे बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे लोगों ने, पूर्वजों ने ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें दी हैं जो हम भूलते जा रहे हैं। तो हम आप सबको धन्यवाद देते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आप आए और यहाँ एकत्रित हुए, और आज यहाँ ये भी संकल्प लेके जाएं कि हम पर्यावरण को वो सब वापस करने का प्रयास करेंगे, चेष्टा करेंगे अपने माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से, कि जो कुछ हमने बिगाड़ा है उसको किस तरह से सुधारा जाए। वो इस तरीके से जब वो निकालिए तो
धर्मं चरामि त्रिसत्यशरणागति सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि। आपने पहले के सारे लेक्चर सुने, भाषण सुने हुए हैं। ये 2 मिनट का कर्तव्य हमारा है, सिर्फ 2 मिनट का। इस प्रकृति को हमें केवल 2 मिनट देना है और ये 2 मिनट का कर्तव्य हमारा ज़िंदगी में ईश्वर ने लिखा हुआ है। ये वेदों में लिखा हुआ है कि ये 2 मिनट का समय में अगर कोई भी दूसरा काम, ये जो सूर्यास्त और सूर्योदय का समय है, इसमें कोई भी अगर दूसरा कार्य किया जाता है तो वो सफल नहीं होता है। ये कार्य केवल एक हवन के लिए, अग्निहोत्र के लिए बना हुआ समय है। इस समय में आपको केवल यही करना है, उसी के लिए अग्निहोत्र बनाया गया, इसी के लिए ये समय बनाया गया है। सूर्य जब उगता है तब और सूर्य जब डूबता है तब, ये 2 समय ऐसे होते हैं जिस समय अग्निहोत्र करने के लिए ईश्वर ने खुद बनाया हुआ है। हम लोग अपने जीवन में सब कुछ करते हैं, बड़े से बड़े काम करते हैं, अनेक जगह हम लोग अपना समय देते हैं, अनेक जगह हम लोग अपना प्लानिंग करते हैं। जैसा कि पहले के विद्वानों ने सारा बोला था, अभी आपने सुना कि हम लोगों को अपने जीवन में ये 2 मिनट जो है, अगर हम लोग अपने जीवन में प्रकृति के लिए देते हैं तो आपके दिए हुए 2 मिनट इस प्रकृति के लिए आपका सबसे बड़ा, सबसे अमूल्य योगदान है। क्योंकि हमारे लंग की कैपेसिटी बिल्कुल निश्चित है, हमारे ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी निश्चित है, हम उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। हमारे तो बाकी जो ऑक्सीजन बनती है, जो हम कहते हैं कि 1 टन ऑक्सीजन एक समय के अग्निहोत्र से बनती है, वो 1 टन ऑक्सीजन प्रकृति में जाती है। आपके समय अग्निहोत्र करने से वो पेड़ों को मिलती है, एक समय आपके अग्निहोत्र करने से वो चिड़िया को मिलती है, पशु पक्षियों को मिलती है, ज़मीन को मिलती है, वातावरण की मिलती है। अनेक लोग आपके अग्निहोत्र के करने से लाभान्वित होते हैं। तो ये आपने 2 मिनट का जो यहाँ पे अग्निहोत्र किया है, ये हमारा कर्तव्य है। इस प्रकृति को देने के लिए हमारा एक निश्चित कर्तव्य है जो हमें प्रकृति के लिए देना है, करना है अग्निहोत्र। आप जो नए लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उससे मेरा अनुरोध है कि आप लोग ये 2 मिनट, आप किसी भी जाति पाति से संबंध रखने वाले हों, किसी भी धर्म से संबंध रखने वाले हों, हम अपने प्रकृति के लिए, हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ये 2 मिनट अगर नहीं दे सके तो हमारी इसे ज़िंदगी में धिक्कार है। इसलिए हम लोग ये 2 मिनट अपने, केवल 2 मिनट सुबह और शाम हमें देने हैं। और यही 2 मिनट का आपने अग्निहोत्र देखा है कि ये सारे जो जल, अग्नि, वायु, सारे जितने तत्व हैं, इन तत्वों को रूल आउट करने वाला, इन तत्वों को ये बताने वाला कि इन तत्वों को किस समय क्या करना है, ये बताने का काम अग्निहोत्र करता है।